हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूनिक इनोवेशन एनालिसिस सीरीज के दूसरे एपिसोड के अंदर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं दुनिया का सबसे लंबा और दुनिया का सबसे भारी भरकम क्रूड ऑयल टैंकर के बारे में, जिसका नाम है सी वाइस जायंट। हालांकि दोस्तों, कल मैंने आपसे पोल में सवाल पूछा था कि दुनिया का सबसे लंबा शिप कौन सा है, तो आप में से 70% लोगों ने जवाब दिया था सी वाइस जायंट। बाकी और भी यहाँ पर जो है 20% को आंसर आए थे, लेकिन बाकी सब गलत थे। हालांकि दोस्तों, सी वाइस जायंट की लंबी बहुत लंबी कहानी है। शुरुआत होती है जापान से, खत्म होती है इंडिया के अंदर। यहाँ पर बहुत सी कंट्री में इसने ट्रैवल किया है। अलग अलग इसके जो कस्टमर्स रहे, इसके यहाँ पर जो है डिफरेंट मॉडिफिकेशन भी किए थे इसके डिफरेंट पर्पस के यूज़ के लिए। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे इसके ऊपर जुल्म भी हुए हैं। यहाँ पर ढेर सारी प्रॉब्लम्स भी आई थी बीच बीच में। ईरान इराक वॉर के टाइम यहाँ पर जो है शिप डिस्ट्रॉय हो गया था। आखिरकार इंडिया जाकर यहाँ पर जो है इस शिप को वापस से डिस्ट्रॉय कर दिया था। अपनी सर्विस से यहाँ पर जो है रिटायर्ड हो गया था करीबन 2009 के आसपास। और बाकी बचे हुए कुछ पार्ट्स थे, कुछ यहाँ पर जो जैसे कि रडर वगैरह, वो जापान में वापस यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट कर दिए गए थे, वापस भेज दिए गए थे। और अभी जो यहाँ पर म्यूजियम में आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बाकी बचा हुआ पूरा का पूरा शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था 2009 में इंडिया के अंदर। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसी पूरी कमाल की शिप के बारे में, क्या है इसके अंदर यूनिक और क्या है इसके अंदर खास चीज़ें जहाँ पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले इसकी पूरी जर्नी के बारे में, इसकी पूरी कहानी के बारे में, क्या है इसके मेजरमेंट, और आइए जानते हैं इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शिप्स डिफरेंट साइज की होती है, डिफरेंट शेप की होती है, डिफरेंट वेट की होती है, और डिफरेंट पर्पस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि दोस्तों, कोई शिप्स छोटी होती है, कोई मीडियम साइज की होती है, कोई लाइट शेप की होती है, कोई यहाँ पर जो है अल्ट्रा लाइट साइज की भी होती है। यहाँ पर जो डिफरेंट पर्पस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो मिलिट्री पर्पस के लिए हो, या फिर मान लीजिए कोई क्रूज हो, कोई कार्गो के लिए हो, या फिर जितने भी ऑयल के लिए यहाँ पर जो है क्रूड ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, तो ऑयल टैंकर्स भी हो गए। लेकिन दोस्तों यार, हमारी मेन बात आती है कि यार शिप्स को मेजरमेंट कैसे करते हैं, इनकी लेंथ का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो हालांकि दोस्तों, यहाँ पर शिप्स होती है, उसके एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में तक डिस्टेंस होता है, उसको मेजर करते हैं। उसकी जो लेंथ ओवरऑल निकलती है, उसके हिसाब से जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट यहाँ पर जो है शिप्स को यहाँ पर जो रैंकिंग दी गई है कि जो टॉप 1 टॉप 2 कौन कौन सी यहाँ पर शिप्स आती है। हालांकि दोस्तों, जैसे कि बड़ी बड़ी कंट्रीज है, दुबई वगैरह वगैरह, या फिर यूएस, जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, आपने क्या समुद्र में देखे हैं उन बिल्डिंग से ही बड़े बड़े जहाज? तो हाँ दोस्तों, इसका जो है साइज उनसे भी बड़ा है। दोस्तों, आइए बात करते हैं सबसे पहले सी वाइस जायंट की शुरुआत से। दोस्तों, 1974 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1974 में इसको ऑर्डर किया गया था, और करीबन 4 से 5 साल के अंदर ये बन के तैयार हो गई थी। और 1979 के आसपास इस शिप को रेडी करा था, मैन्युफैक्चर करा था सुमिटोमो हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा युकासोको कानागावा जापान के अंदर। एंड दोस्तों, अगर बात करें इस पूरी शिप को अगर फुल्ली लोडेड कर दें, यानी जो यहाँ पर जितने भी टैंकर्स हैं उनके अंदर क्रूड ऑयल को अच्छे से कचाकच भर दें, तो यहाँ पर जो है वन टाइम 6,57,000 टन का ये वेट उठा सकती है ओवरऑल। दोस्तों, बहुत बड़ी चीज़ है। एंड दोस्तों, ये क्रूड ऑयल टैंकर की अगर मेजरमेंट की बात करें, जहाँ पर इसकी लेंथ है 458 मीटर की। दोस्तों यार, मेजर करते करते थक जाएंगे, इस पूरी शिप को घूमते घूमते थक जाएंगे। लेकिन दोस्तों, बात करें इसकी डेप्थ की, तो यहाँ पर करीबन 29 मीटर जो है पानी के अंदर ये डूबा रहता है। और दोस्तों, बात करें इसके ड्राफ्ट की, तो 24 मीटर के आसपास का ड्राफ्ट है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करें अगर इसकी इंजन की प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में, जहां पर दोस्तों इसके अंदर 2 मित्सुबिशी V2 M8 बॉयलर्स लगे हुए हैं, जिसको डिजाइन किया गया है स्पेशली कंबशन इंजीनियर के द्वारा। और दोस्तों, इसके अंदर जो स्टीम टर्बाइंस है वो है सुमिटोमो स्टाइल लेवल AP, जो 50,000 हॉर्स पावर का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। दोस्तों, इसकी अगर रिकॉर्ड्स की बात करें, तो दुनिया का एक ऐसा पहला शिप है जो कि सबसे लंबा शिप है, सबसे लॉन्गेस्ट शिप है, जिसकी लेंथ है 458 मीटर। और दोस्तों, बात करें अगर कंपेयर करें किसी यूनिक बिल्डिंग के साथ में, जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो उसको एक आती है टेपाई 101, जो बेसिकली 509 मीटर की बिल्डिंग है। दोस्तों, इससे करीबन थोड़ी सी छोटी है, यानी आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो 509 मीटर को और 458 मीटर को। एंड दोस्तों, बात करें अगर पेट्रोनिस टावर से, तो यहाँ पर पेट्रोनिस टावर की यहाँ पर जो है हाइट है 451 मीटर की, और इस शिप की है 458 मीटर, यानी जो है पेट्रोनिस टावर से स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा है ये शिप। तो कंपेयर कर सकते हैं, यानी ये यूनिक शिप इन दोनों बीच में आता है। एंड दोस्तों, इस पूरी शिप के कैप्टन है SK मोहन। उनका कहना है कि यहाँ पर अगर शिप को अगर हम जनरली गुड वेदर कंडीशन के अंदर यहाँ पर जो है ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 16.5 नॉट्स यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसको ट्रैवल कर पाते हैं, रन कर पाते हैं। और उसमें मेन चीज़ अगर बात करें, जनरली हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई बाइक चला रहे हैं, कोई भी व्हीकल चला रहा है, तो हमको ब्रेकिंग लगानी, इसको स्टॉप करना है, तो हमको 2 से 5 सेकंड लग सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन दोस्तों, बात करें अगर इसी शिप सी वाइस
वाइस जायंट की, तो इसको अगर स्टॉप करना है, मान लीजिए कोई आइसबर्ग आता है या फिर कोई मतलब ऐसी डेंजरस चीज़ आती है, हमको स्टॉप लगाना है, तो यहाँ पर करीबन इसको 9 किलोमीटर पहले से ही प्लानिंग करनी होती है, यानी इसको जो है 9 किलोमीटर डिस्टेंस चाहिए होता है एक स्टॉप लगाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कितने पावरफुल इसके अंदर इंजन्स होंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं, अगर इसको यू टर्न लेना है, इस शिप को अगर यू टर्न लेना है, हालांकि दोस्तों यहाँ पर इसको वर्ड दिया गया है स्पेशल, जिसका नाम है टर्निंग सर्कल और टर्निंग रेडियस, जहाँ पर दोस्तों एक सर्कल को ड्रॉ किया जाता है, सेमी सर्कल को ड्रॉ किया जाता है और सेंटर से, यानी सेंटर से इसको मतलब मेजर किया जाता है और शिप को टर्न किया जाता है, जहाँ पर दोस्तों इसको टर्न करने के लिए 3 किलोमीटर का डिस्टेंस चाहिए होता है। यानी आप समझ सकते हो कि यार 458 मीटर को, इतने जाइंट शिप को अगर टर्न करना है तो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस पहले से यहाँ पर जो है मेजरमेंट चाहिए होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस पूरी शिप की हिस्ट्री के बारे में, जहाँ पर दोस्तों 1974 के आसपास कोई ग्रीक ओनर था, उसने इसको ऑर्डर किया था। ऑर्डर करने के बाद करीबन 4 से 5 साल के बाद 1979 के आसपास ये शिप बनकर तैयार हो गई थी, और जैसे तैयार हुई थी यहाँ पर जो है इसके सी ट्रायल्स लिए जा रहे थे। हालांकि दोस्तों इनिशियली इसे कुछ नाम नहीं था, तो इसकी जो हिल नंबर के आसपास इसको नाम रखा था बेसिकली 1016 के नाम के आसपास। दोस्तों फिर आगे जाके यहाँ पर जो है टेस्ट भी किए गए और उसका इनिशियली वेट था करीबन 4,18,000 टन के आसपास, और दोस्तों टेस्ट किए गए, सी ट्रायल्स किए गए, कुछ एक्सरसाइज भी की गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है ग्रीक ओनर था, उसकी सर्विस को यहाँ पर जो है पसंद नहीं आई। यहाँ पर जितने भी मतलब प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी, यहाँ पर ढेर सारी वाइब्रेशन जैसी प्रॉब्लम, तो उन्होंने यहाँ पर जो इस शिप को खरीदने से मना कर दिया गया था। फिर दोस्तों आगे चलकर इस कंपनी ने मतलब ढेर सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिले, तो इस शिप को मतलब यहाँ पर जो है स्टोरेज में रखा था, इस शिप को कोई भी काम नहीं आ रहा था। एंड दोस्तों फिर आगे चलकर यहाँ पर जो है इस शिप को सेटलमेंट किया गया, जब करीबन 4-5 साल से ऐसे ही पढ़ा था, तो फिर यहाँ पर जो सेटलमेंट करने के बाद इसको सेल कर दिया गया था। हांगकांग की कंपनी थी ओवरसीज कंटेनर लाइन के साथ में, जिसके फाउंडर थे सी वाइस टंग। तो फिर आगे इसका नाम रखा गया था जो सी वाइस जायंट, जो इन्हीं फाउंडर के नाम से रखा गया था सी वाइस जायंट। तो आगे चल के बात हुई, इसकी पूरी मतलब कहानी आगे बढ़ती गई, इसमें ढेर सारे मॉडिफिकेशन किए गए, और दोस्तों जैसे मॉडिफिकेशन किए गए इसकी लेंथ भी बढ़ा दी गई थी, जिससे इसकी कैपेसिटी बढ़ गई थी, जिससे कार्गो का कैपेसिटी है कैरी करने की वो भी बढ़ गई थी। दोस्तों आगे चलकर यहाँ पर जो है कार्गो एक्स्ट्रा कैरी कर पाता था ये करीबन 1.5 लाख टन के आसपास। एंड दोस्तों फिर 2 साल बाद इसको लॉन्च कर दिया गया था, वापस सर्विस में आ गया था। लेकिन दोस्तों पहली सर्विस के बाद यहाँ पर जो पहले इसके मॉडिफिकेशन किए गए थे, उसके कारण यहाँ पर जितनी भी कैपेसिटी थी इस शिप की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जहाँ पर दोस्तों ओवरऑल इसका डेड वेट था, मतलब जितना भी डेड वेट मतलब यहाँ पर जो भी शिप कितना वेट उठा सकता है, कितना जो है कार्गो कैरी कर सकता है, उसका मतलब होता है डेड वेट। तो यहाँ पर जो है इसका डेड वेट था करीबन 5,70,000 टन के आसपास। फिर दोस्तों यहाँ पर जो इसकी लेंथ भी बढ़ गई थी, जो ओवरऑल हो गई थी 458 मीटर के आसपास, और दोस्तों इसका ड्राफ्ट भी बढ़ गया था, हो गया था 24 मीटर के आसपास। एंड दोस्तों ओवरऑल इसके अंदर 46 टैंक थे यहाँ पर जो है जितने भी क्रूड ऑयल को स्टोर करने के लिए। एंड दोस्तों ओवरऑल 31,540 मीटर स्क्वायर के आसपास जो इसका डेक स्पेस एरिया था। एंड दोस्तों जब भी ये सी वाइस जायंट फुल्ली लोडेड होता था, यानी यहाँ पर जो जितना भी कार्गो है इसकी कैपेसिटी के हिसाब से भरा जाता था इसके अंदर फुल, तब जो है यहाँ पर शिप जो है आधा डूब जाता था पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, जिसके कारण जो है यहाँ पर आसानी होती थी और मतलब सेफ्टी के साथ यहाँ पर जो नेविगेट कर पाते थे इंग्लिश चैनल को। इंग्लिश चैनल बेसिकली एक नॉर्मल चैनल है, और इसके रडर का वेट था करीबन 230 टन के आसपास, और प्रोपेलर की वेट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 50 टन के आसपास जो इसके प्रोपेलर्स का वेट था। एंड दोस्तों सी वाइस जायंट को यहाँ पर जो है 1980 और 1988 के बीच में यहाँ पर जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। बेसिकली ईरान इराक वॉर हुआ था उस टाइम, जब ये शिप जो है ईरानी क्रूड ऑयल को कैरी कर रहा था। यहाँ पर दोस्तों इस पूरी शिप के ऊपर ढेर सारे पैराशूट बम गिराकर जो है इस पूरी शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। फिर दोस्तों जब ये ईरान इराक वॉर खत्म हुई, तो उसके बाद जो है इस पूरी शिप को टो कर दिया गया था, इस पूरे वेसल को जो है यहाँ से समुद्र के अंदर से निकाल कर सीधा भेज दिया गया था कैपल कॉर्पोरेशन शिपयार्ड सिंगापुर के अंदर, इस पूरी शिप को मेंटेनेंस करने के लिए, रिपेयर करने के लिए और ढेर सारे मॉडिफिकेशन करने के लिए। फिर दोस्तों नाम भी चेंज कर दिया गया था, सी वाइस जायंट से इसका नाम चेंज कर दिया था हैप्पी जायंट। फिर दोस्तों करीबन ये 1991 अक्टूबर के अंदर फिर से सर्विस में लग गया था, जब इसको है टो कर लिया गया था पर्शियन गल्फ से। लेकिन दोस्तों आगे जाकर फिर इसको वापस से सेल कर दिया गया था किसी और कस्टमर के साथ में, जिसका नाम है जॉर्गन जोर, जिसको परचेज किया था $39 मिलियन के अंदर। और उसको बेसिकली 1991 के अंदर यहाँ पर जिसको परचेज करने के बाद इसका जो वापस से नाम चेंज कर दिया गया था, इसका नाम रखा था जेहर विकिंग। दोस्तों जेहर विकिंग करीबन जो है यहाँ पर 1991 से लेकर 2004 से अंदर यहाँ पर जो है सर्विस में रहा। एंड दोस्तों फिर जो है यहाँ पर 2004 में इस टैंकर को जो है सेल कर दिया गया था, और जो उसका ओनर थे उनका नाम था ओल्सन टैंकर्स, और उसका नाम चेंज करके रख दिया था नॉक नेविस। तो फिर यहाँ पर जो है शिप को कन्वर्ट कर दिया गया था परमानेंट मोड स्टोर टैंकर के अंदर, और बेसिकली इस पूरे जो है टैंकर को स्टोर किया था कतर के अंदर AI साइन ऑयल फील्ड पर्शियन गल्फ के अंदर। फिर दोस्तों वहाँ पर जो है नॉक नेविस को फिर से सेल कर दिया गया था और नाम चेंज करके इसका रख दिया था मोंट।
लेकिन दोस्तों आखिरकार जब इसका नाम रखा था मोंट, तो आखिर में यहाँ पर जो है आ गया था इंडिया के अंदर। इस शिप को इंडिया में आते ही करीबन 22 दिसंबर 2009 के आसपास इस पूरी शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जितना भी यहाँ पर जो है शिप को उसको पूरे स्क्रैप के अंदर डाल दिया गया था और यहाँ पर जो है इसको स्क्रैप किया था प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज के द्वारा। फिर दोस्तों बचे हुए कुछ पार्ट्स है, करीबन यहाँ पर जो है 36 टन का एंकर था, उसको मतलब बचा लिया गया था और उसको भेज दिया गया था हांगकांग के अंदर मैरीटाइम म्यूजियम के अंदर इस पूरे पार्ट्स को, इस पूरे एंकर को जो है यहाँ पर एग्जिबिट करने के लिए। एट द एंड दोस्तों आप इसको किसी भी नाम से पुकार सकते हो, सीवाइस जायंट, हैप्पी जायंट या फिर नोक नेविस या फिर मोंट, लेकिन दोस्तों यार सब नाम एक ही रहेंगे। इसकी पूरी लाइफ लंबी चौड़ी रही, बहुत यहाँ पर जो है मशक्कत रही, लाइफ में ढेर सारी सर्विस दी, हर बार यहाँ पर जो है हर तरह की सर्विस दी और यहाँ पर जो है मतलब लाइफ के अंदर ढेर सारी प्रॉब्लम्स भी आई इस शिप्स के, जहाँ पर शुरुआत होती है 1974 से लेकर एंड होता है 2009 के अंदर। लेकिन दोस्तों ये शिप जो है हर किसी के दिल में रहेगी, क्योंकि यार ये यूनिक है। अभी तक करीबन 40-50 साल हो गए, लेकिन यार इस लाइफ के अंदर जो इस शिप ने ढेर सारे यहाँ पर जो मिशंस किए हैं जो कि यार सक्सेसफुल रहे हैं, तरह तरह के रिकॉर्ड्स बनाए। एंड दोस्तों फ्यूचर के अंदर हम वेट करेंगे यार इस शिप के कंपेरिजन में कोई और शिप आ सकती है, चाहे वो कार्गो शिप हो या फिर ऑयल टैंकर हो या फिर जो है मतलब कंटेनर शिप हो, बल्क कैरियर हो, पैसेंजर शिप हो या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर हो। लेकिन दोस्तों आखिरकार हम एंड में देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमको क्या नया देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों आपको हफ्ते में 2 बार ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी, चाहे वो मंडे हो चाहे वो गुरुवार को हो। लेकिन दोस्तों यार आपका बस एक काम है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ में ताकि वो भी देख पाएं और बस प्यार दिखाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो। दोस्तों फिर मिलेंगे, जय हिंद, नमस्कार।